हेलो स्टूडेंट्स, आज भाई हम कंप्लीट ऑर्गेनिक की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द एल्केन टू जो हमारा लास्ट चैप्टर है अमीन। उन सब की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर क्या क्या आएगा, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी, इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक साथ करेंगे। एक साथ याद करने से क्या होगा, इनको आपस में रिलेट करना काफ़ी आसान होगा। आज हम खूब सारे एग्जाम्पल्स के साथ इनको डिस्कस करेंगे ताकि इनका कोई भी क्वेश्चन आए वो यहाँ से बाहर ना हो। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यूजुअली हाइड्रोकार्बन के अंदर मेनली मैटर करता है, बिकॉज हाइड्रोकार्बन में अगर हम देखें स्टार्टिंग वाले मेंबर जो है दे विल बी द गैसेस, उसके बाद वाले लिक्विड होंगे और वो उसके आगे वाले सॉलिड होंगे। बिकॉज जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से हम ये कह सकते हैं वो गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड के अंदर चेंज हो गया होगा। ये मेनली हाइड्रोकार्बन क्या आएगा, जैसे एल्केन के अंदर C1 से लेके C4 तक गैसेस होंगी, 5 कार्बन से लेके 17 कार्बन तक हमारे पास लिक्विड होंगे एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 कार्बन हमारे पास सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। ऐसे ही सेम एल्कीन के अंदर C1 to C3 गैस, नेक्स्ट 14 मेंबर विल बी लिक्विड एंड उसके बाद जो हायर मेंबर होंगे दे विल बी सॉलिड। सेम ये प्रॉपर्टी मेनली हाइड्रोकार्बन में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आती है भाई डेंसिटी। इसके बारे में भी कभी कभी पूछ लेगा। डेंसिटी यूजुअली देखो, डेंसिटी हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। अगर वेट बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम होगी। लेकिन जो मैक्सिमम केसेस हैं जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक में हम डेंसिटी की बात करते हैं, वेट एक ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। मास बढ़ने से डेंसिटी का इंक्रीमेंट ज्यादा आएगा, ये एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। अगर हम देखें RF, RCl, RBr, RI, नेक्स्ट हम बात करें CH3I, CH3, CH2I and then CH3, CH2, CH2I। ये दो केसेस हमने लिए। देखिए यहाँ से फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जा रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि मास बढ़ रहा है। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, डेंसिटी का ये ऑर्डर जाएगा। सेम यहाँ से जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे मास बढ़ रहा है और मास बढ़ने की वजह से डेंसिटी के अंदर इंक्रीमेंट आएगा। यूजुअली इनऑर्गेनिक में भी ऐसे ही चलता है, मास की डोमिनेंस थोड़ी सी ज्यादा आती है डेंसिटी निकालते टाइम यहाँ पर। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी के अंदर इंक्रीमेंट आएगा। ये हमारे पास सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी थी, दैट इज डेंसिटी। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आती है भाई डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में भी कई बार सवाल पूछता है। डाइपोल मोमेंट यूजुअली आप इनऑर्गेनिक में भी पढ़ लेते हो। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई दो एटम ए और बी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले आपस में किसी d डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, इनके ऊपर चार्ज है, माना इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, Q into D, जो भी चार्ज यहाँ अपीयर होगा, और D जो भी इन दो एटम्स के बीच में सेपरेशन होगी। इसका मतलब देखिए डाइपोल मोमेंट को डिसाइड करने में ये दो फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चार्ज एंड डिस्टेंस। और मैक्सिमम केसेस में देखिएगा जो ज्यादा डोमिनेंस जाएगी दैट विल बी ऑफ चार्ज। चार्ज बढ़ेगा तो भी डाइपोल मोमेंट बढ़ेगी, डिस्टेंस या सेपरेशन बढ़ेगी एटम्स के बीच में तो भी डाइपोल मोमेंट बढ़ेगी। बट मेन डोमिनेंस इसकी आती है। यूजुअली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डाइपोल मोमेंट को, एक ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो होगा, तो ये उस फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ थोड़ा कर्सर लगा देंगे ताकि इसको डिफरेंशिएट कर सके हम, क्योंकि बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी ऐसा ही होता है, उससे थोड़ा सा अलग है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे माना इसके लिए मुझे डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पर कैसे आ जाएगा, इसके लिए साइन हम यहाँ दिखा देंगे, ऐसे एरो बना देंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो जाएगा और ऐसे कट लगा देंगे। अब आता है अगर कोई थीटा एंगल से एटम आपस में सेपरेटेड है तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ए और बी में हम अज्यूम कर रहे हैं कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो देखो एरो इधर गया, ये इसका एरो इधर गया,
ये डाइपोल मोमेंट, और रिजल्टेंट क्या आएगी इन दोनों डाइपोल मोमेंट, इसको हमने μ1 बोल दिया, इसको μ2 बोल दिया, इसकी रिजल्टेंट यहां जाएगी, दिस इज म्यू रिजल्टेंट। सो म्यू रिजल्टेंट का जो एरो जाएगा हमारे पास, म्यू रिजल्टेंट कितना आएगा, दैट विल बी μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ये हम किसमें पढ़ लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा। यहाँ पर भैया इंपॉर्टेंट बात आती है थीटा, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कम हो जाएगी। cos थीटा की वैल्यू आपको पता है cos 0 की वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू cos 90। सो cos थीटा की वैल्यू कम होने से म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, म्यू रिजल्टेंट विल बी लेस, डिक्रीज। तो हम कह सकते हैं थीटा बढ़ने से रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कम होती जाएगी। सो कम एंगल होगा, ज्यादा डाइपोल मोमेंट आएगी, और एंगल ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम होगी। ये डाइपोल मोमेंट को अब रिलेट करने में काफी मदद करेगा, इस बात को याद रखना, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, अगर डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो है, जीरो कब आ रही है, या तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या फिर मॉलिक्यूल लीनियर है। अब सिमेट्रिकल और लीनियर कैसे पता लगेगा, सिमेट्री को देखने का तरीका हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं सारे इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और सेम टाइप के एटम के साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा। मोटा मोटा ये आइडिया है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल एटम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हैं और वो भी सेम टाइप के एटम के साथ, तो यूजुअली मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा। जैसे बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों क्लोरीन के साथ आ गए, सिमेट्रिकल। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों फ्लोरीन के साथ, कोई लोन पेयर नहीं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, चारों हाइड्रोजन के साथ, या कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन और चारों क्लोरीन के साथ, मॉलिक्यूल विल बी सिमेट्रिकल। और क्या देख सकते हैं इसके अंदर, फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों क्लोरीन के साथ, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन और 6 के 6 फ्लोरीन के साथ। ये सारे केसेस में मॉलिक्यूल डेफिनेटली सिमेट्रिकल होगा। ये मोटा मोटा आइडिया है सिमेट्री को देखने का। और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमारे पास जीरो आएगी। जैसे BeCl2 का केस देख लें, BeCl2 को अगर हम देखें, ये हमारे पास बेरिलियम हुआ, इधर क्लोरीन हुआ और ये क्लोरीन हो गया एक और। नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगी, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, म्यू रिजल्टेंट विल बी जीरो। सेम BF3 के अंदर जो 2 फ्लोरीन होंगे, बिकॉज ये प्लेनर होगा, 2 फ्लोरीन की जो डाइपोल मोमेंट आएगी, जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, बोरॉन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, इसका एरो इधर की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका एरो इधर की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका एरो इधर की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट यहाँ कहीं जाएगा और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट हमारे पास जीरो हो जाएगी। बट निकालने की ज्यादा कोई खास जरूरत नहीं है, मोटा मोटा तो ये आइडिया है हमारे पास। जितने भी सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हो सेम टाइप के एटम के साथ, तो यूजुअली मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा, बेंड होते हैं, H2O, SO2, लोन पेयर वगैरह यूजुअली मिलेगा, और लोन पेयर के साथ सिमेट्री नहीं मिलेगी इस मॉलिक्यूल के अंदर। कुछ एक केसेस अलग से हैं, जैसे लोन पेयर होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, लाइक I3-, उसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है भाई, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है आपका, कहता है बेंजीन के पैरा पोजीशन पे 2 ग्रुप अटैच हैं, और अगर ये ग्रुप लीनियर है या फिर ग्रुप के अंदर बड़ी अच्छी सिमेट्री बैठी हुई है, ऐसे केस में चांसेस है कि डाइपोल मोमेंट यहाँ पर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगी। जैसे ये जी ग्रुप कौन हो सकता है, या तो ये मोनोटॉमिक हो, लाइक मैंने ले लिया Cl ले लिया, हेलोजन ले लिया कोई, या फिर हमने ये CH3 ग्रुप ले लिया, या फिर हमने ये लीनियर ग्रुप ले लिया Cl। ऐसे केसेस में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो जाएगी। कैसे जीरो जाएगी, देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं। माना हमने ये यहाँ पर Cl लिया, ये हमने Cl लिया,
ये यहाँ पर Cn है, ये नीचे की तरफ विड्रॉ होगा करेगा, ये ऊपर की तरफ विड्रॉ करेगा। सो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट सेम टाइप के ग्रुप से है, सो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यहाँ कितनी जाएगी हमारे पास 0 जाएगी। इसी के बजाय अगर ये जो G ग्रुप है, अगर हम बात करें बेंजीन के ऊपर ये G ग्रुप अटैच है या G डैश कर दिया अब हमने, ये G डैश है, और G डैश कैसा है, G डैश कोई लीनियर ग्रुप नहीं है, ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सिमेट्री नहीं है या फिर हम ऐसे कह लें उस पे लोन पेयर है। ऐसे केसेस में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं जाएगा। लोन पेयर वाले कौन से हो गए, जैसे OH हो गया, जैसे SH हो गया, या फिर CHO ग्रुप है, एक तरफ O है एक तरफ H है। ऐसे केसेस में आप देखोगे तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। म्यू रिजल्टेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके अंदर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। उसमें एक OH वाला ऑप्शन था, एक SH था, एक शायद हेलोजन था। ऐसे केसेस में हेलोजन वाले के अंदर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, यहाँ नहीं होगा। ऐसे देखिए, जैसे ही लोन पेयर आएगा, लोन पेयर आने से ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, माना ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया बिकॉज यहाँ लोन पेयर नहीं है, ये लोन पेयर। तो अब आप खुद देखिए, क्या नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमारे पास 0 जा सकता है? नहीं, लोन पेयर की वजह से भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट हम कहेंगे 0 नहीं होगा, और यहाँ पर 0 होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, नोट कीजिए। अब कुछ एग्जांपल्स या कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं भाई। आप लोग खुद एक बार इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, फिर मैं इनके आंसर्स बताता हूँ। एक बार लिख लीजिए इसको। अब डिस्कस करते हैं भाई इनको। देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एरो इसकी तरफ, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एरो इसकी तरफ, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एरो इसकी तरफ, और ये एरो इधर की तरफ। अगर यहाँ हम बात करें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एरोज को अपनी तरफ लेके आएगा ये, और ये एरो है इधर की तरफ, लोन पेयर की तरफ एरो होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो यहाँ से देखिए तो ये एडिटिव इफेक्ट शो कर रहा है, और यहाँ लोन पेयर वाला ऊपर की तरफ एरो और ये नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर एडिटिव इफेक्ट आने की वजह से जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो यहाँ ज्यादा जाएगा। NH3 की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू NH3। नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ कार्बन sp3 है, ये sp2 है। अब हमें इस बात का तो आइडिया है, sp2 और sp3 में sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ लेगा, अपनी तरफ लेगा, ये इधर की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं अपोजिट में। यहाँ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या जाएगी? 0। इसी वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगी। नेक्स्ट अगर इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ क्या होगा, ये कार्बन कार्बन, ये sp3 ये sp2, तो ये इधर की तरफ एरो और ये ऊपर की तरफ विड्रॉ कर रहा है। और यहाँ अगर हम देखें, इसका एरो इधर की तरफ क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसका एरो इधर की तरफ, एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं। लेकिन यहाँ के एरो को अगर आप देखें, कंपेयर करें तो कुछ इस तरीके से जा रहे हैं। यहाँ जो एडिशन से जो नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगी वो ज्यादा जाएगी। तो यूजुअली देखिए, ये सिस वाला कंपाउंड था, सिस की ज्यादा होती है डाइपोल मोमेंट इन कंपैरिजन टू ट्रांस, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। सिस की डाइपोल मोमेंट कम भी हो सकती है इन कंपैरिजन टू ट्रांस, डिपेंड करेगा। अगर ग्रुप सेम टाइप का है तो सिस की ज्यादा होगी, ग्रुप डिफरेंट टाइप का है तो हमें निकाल के देखना पड़ेगा। इनके ऊपर काफी सवाल पूछता है दोनों पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, अगर हम यहाँ देखें ऑर्थो, मेटा और पैरा डेरिवेटिव में हमें एक चीज का तो आइडिया है, एक को तो खत्म करो यार, ये क्लोरीन ना एक दूसरे को पैरा पोजीशन पे हम मोनो एटॉमिक है, अभी बताया था सिमेट्रिकल केस है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो ये तो मिनिमम हो ही गया। अब इन दोनों के अंदर आप देखो एंगल विड्रॉ, अगर ये इधर की तरफ करेगा और ये इधर की तरफ करेगा, ऐसे ही ये इधर की तरफ करेगा और ये इधर की तरफ करेगा, एंगल इसमें कम है, और मैंने बताया था
थीटा जितना कम होगा कोस थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ ज्यादा आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन पैरा, ये आएगा अगर सेम टाइप के ग्रुप हैं। अगर हम नेक्स्ट वाले में देखें, एक ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड अनदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखिए इस वाले केस को देखो, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा और इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इफेक्ट होगा। ऐसे केसेस में अगर आप देखेंगे तो यहां डाइपोल मोमेंट देखिए, इसने डोनेट किया, इसने विड्रॉ किया और ऐड हो रहा है, डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम उसमें जाएगा, सिमिलर इस टाइप का इफेक्ट हो जाएगा। सो ऐसे केसेस में ये जो ऑर्डर आएगा डाइपोल मोमेंट का, ये उल्टा हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट का क्या ऑर्डर जाएगा, मैक्सिमम पैरा वाले में होगी, ऑर्थो ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन पैरा, इस तरीके से चला जाएगा। सो देखिए अगर सेम टाइप का एटम है तो पैरा वाले की मिनिमम होगी, डाइपोल मोमेंट जीरो भी हो जाएगी अगर वो लीनियर टाइप का है या मोनोटॉमिक है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऐसे केसेस में एडिटिव इफेक्ट लगने की वजह से पैरा वाले की डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा जाएगी। नेक्स्ट एक और देखिए अच्छा एग्जांपल, इसके अंदर खुद देखो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सिर्फ, और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखो इसको तो एडिटिव इफेक्ट मिल रहा है तो सबसे ज्यादा इसकी होगी, इन दोनों को कोई एडिटिव इफेक्ट मिल नहीं रहा। अब NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्ट्रेंथ हमें पता है ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, -M इसका ज्यादा है, -I इसका ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होने की वजह से NO2 की डाइपोल मोमेंट यहाँ पर ज्यादा चली जाएगी इन कंपैरिजन टू OH। ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं इसको, बोलो क्लियर है भाई। सो ये डिफरेंट केसेस थे डाइपोल मोमेंट के एग्जांपल से रिलेटेड, नोट कीजिएगा। तो सुनो, ये वाले केसेस तो कई बार पूछे गए भाई, NH3 NF3 सिस ट्रांस वाला केस, और खासकर ये वाला ऑर्थो मेटा पैरा वाला, ये तो काफी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए भाई एक और अच्छा एग्जांपल, ये हमारे पास ट्रांस हो गया, सेम साइड HH है और सेम साइड Br है, सिस हो गया। एक ही कार्बन पे दोनों Br हैं, ये हमारे पास सेम हो गया। अब इन तीनों का कंपेयर करना है, इसको 1 मार्क कर दें, इसको 2 मार्क कर दें, इसको 3 मार्क करें। ऐसे केसेस में क्या होगा, यहाँ पर देखो ट्रांस वाले की तो डाइपोल मोमेंट 0 होगी, ये तो हमें क्लियर है, तो 1 वाला तो सबसे पीछे हो गया बिकॉज डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट कितनी है, 0। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल कम है और यहाँ एंगल ज्यादा मिलेगा, ऐसे याद कर सकते हैं। एंगल कम होने की वजह से डाइपोल मोमेंट ज्यादा मिलेगी, सो ऑर्डर क्या जाएगा, 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3। जब ट्रांस वाले का तो 0 हो गया, इसलिए सबसे कम डाइपोल मोमेंट। इन दोनों में अगर देखें तो यहाँ एंगल कम होने, ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि भाई एंगल कम है तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा जाएगा, ऐसे हम याद कर सकते हैं। सो ट्रांस, सिस, देन जेमिनल, अच्छा एग्जांपल है, नोट कीजिएगा। कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं भाई। HF HCl HBr HI, ऐसे केसेस में डाइपोल मोमेंट क्या जाएगी, मैंने आपको बताया था डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q into D, और मैंने एक बात और बताई थी, मैक्सिमम केसेस में चार्ज डोमिनेट करेगा। चार्ज फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा चार्ज लेके आएगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, तो ये हमारे पास जाएगा HF की ज्यादा, देन HCl, देन HBr, देन HI। CH3F CH3Cl CH3Br CH3I, ऑर्डर आना चाहिए FClBrI, बट Cl वाले केस में यहाँ पर चार्ज भी ठीक ठाक मिल जाता है यहाँ, और डिस्टेंस भी ठीक ठाक होता है, और ये एक्सेप्शनली ऑर्डर में सबसे आगे आता है, तो सबसे ज्यादा होगा CH3Cl, देन हमारे पास कौन कौन आ जाएगा, CH3F, देन CH3Br, CH3I। ये याद रखना भाई, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, इसके अंदर CH3F से ज्यादा CH3Cl की है, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखिए। अदरवाइज और जो भी केसेस हैं, Cl, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, अब यहाँ से कैसे आइडिया
लगा सकते हैं हम डाइपोल मोमेंट निकालने का। हमें एक हिंट मिल गया, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका 0 होगा बिकॉज ये सिमेट्रिकल है। मैंने क्या बोला था, एक एटम से सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हो और सेम टाइप के एटम के साथ हो तो मॉलिक्यूल यूजुअली सिमेट्रिकल। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0। अगर इसकी सबसे कम टाइप से ले लें तो डाइपोल मोमेंट का हमारे पास ये मॉडल चला जाएगा। जिसकी सबसे कम हो सकती है, आप जिसकी 0 आ जाए तो वहां सीक्वेंस सही फॉलो करा दो, वो यूजुअली आपका सही ही होगा। जैसे वहां हमने ऑर्थो मेटा पैरा किया था, पैरा वाले की 0 आती थी तो ऑर्थो देन मेटा देन पैरा। पैरा वाले के अंदर एडिशन आता था, जब अपोजिट टाइप के ग्रुप थे तो पैरा वाले की सबसे ज्यादा होती थी ऑर्थो मेटा पैरा, उसमें पैरा वाले की सबसे ज्यादा थी, ऑर्थो वाले की कम थी। यूजुअली ऐसा सीक्वेंस जाएगा। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आपसे नहीं पूछता, एक्सपेरिमेंटल में आपको इसको जरूर दिया करता है। लेकिन CHF3 CHCl3 Br3 I3, मैंने क्या बोला, चार्ज डोमिनेट करेगा तो इसकी सबसे ज्यादा देन इसकी कम और सबसे कम होगी CH3I3। सो ये सारी डिस्कशन थी भाई डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। मैक्सिमम जितने भी केसेस थे सारे मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं। उसमें चाहे सिस ट्रांस का केस हो, चाहे ऑर्थो मेटा पैरा का हो, चाहे सिमेट्री वाला केस हो, चाहे उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ये दोनों केसेस भी हमने डिस्कस कर लिए। तो सारा डाइपोल मोमेंट के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है ऑर्डर से रिलेटेड वो ये थे। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में एंट्री ले रहे हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। नोट कीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। उसको करने से पहले हम एक बार इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। इसमें जो मेन फोर्सेस है वो दो है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड लंडन फोर्स। उनसे ज्यादा प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन मिलेगा। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड या तो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होगा या इंट्रामोलिकुलर होगा। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड कैसे होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा। जैसे ये H2O का एक मॉलिक्यूल है, ये H2O का दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीजन इसके H के साथ बॉन्ड बना के बैठा है, H बॉन्ड, इसका ऑक्सीजन इसके H के साथ बॉन्ड बना के बैठा है, ऐसे जाएगा ये H बॉन्ड। बोलो क्लियर है? इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेगा और जब बॉयल होते टाइम दूसरा एक मॉलिक्यूल दूसरे को, क्योंकि उसने पकड़ के रखा हुआ है, बॉयल होने में उसको टाइम लगेगा, मॉलिक्यूल को वेपराइज होने में टाइम लगेगा। सो बॉइलिंग पॉइंट इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड की वजह से बढ़ जाता है। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट इज जनरली इंक्रीज्ड। नेक्स्ट आता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। ये एक मॉलिक्यूल के अंदर ही लगेगा। जैसे यूजुअली ये ऑर्थो पोजीशन पे ऑपरेट होता है। और H बॉन्ड लगता कब है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 एटम, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर उससे डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है तो वो हाइड्रोजन H बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखती है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, फ्लोरीन से H अटैच है तो उसकी जो H बॉन्ड की स्ट्रेंथ आएगी वो ज्यादा होगी, ऑक्सीजन से थोड़ी कम होगी, नाइट्रोजन से जो H अटैच है उसकी H बॉन्ड बनाने की स्ट्रेंथ थोड़ी और कम होगी इन दोनों के मुकाबले। अब आते हैं हम इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा विद इन अ मॉलिक्यूल। विद इन अ मॉलिक्यूल देखो, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले। यूजुअली ऑर्थो पोजीशन पे ऑपरेट होता है ये। अगर बेंजीन पे बात की जाए तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच है, ये इस ऑक्सीजन से अटैच हो गया, H बॉन्ड बना लिया, ये यहाँ बना लिया H बॉन्ड। ये सैलिसल्डिहाइड हो गया, ये ऑक्सोनाइट्रोफिनॉल हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, सैलिसिलिक एसिड। अब आप एक बात देखिए, H बॉन्ड एक मॉलिक्यूल के अंदर ही लगा हुआ है। वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के नहीं रखे हुए इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो हम क्या कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल अंदर ही अंदर बिजी रहेगा, दूसरे को पकड़ के नहीं रखेगा तो वेपराइज जल्दी होगा। सो हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल विद इंट्रा H बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड have low boiling point, then intermolecular H bond isomeric compound।
जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को हम देखते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में हमारे पास क्या जाता है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बिकॉज पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड होगा और ऑर्थो में इंट्रा होगा। इंट्रा की वजह से बॉइलिंग पॉइंट उसके पैरा डेरिवेटिव से कम हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का यूज आएगा, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट फोर्स हमारे पास आता है भाई लंदन फोर्स। लंदन फोर्स एक तरीके से वैन डर वाल फोर्स है। और ये लंदन फोर्स किसमें एग्जिस्ट करता है? बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लाइक हम क्या क्या ले सकते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। लाइक हम हाइड्रोकार्बन्स के बीच में हम कह सकते हैं दे आर आल्सो नॉन पोलर, उनके बीच में भी वैन डर वाल फोर्स ये आएगा, लंदन फोर्स। सो अगर इस फोर्स की बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है। वैन डर वाल फोर्स डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। एक बात सुनिए भाई, अगर सरफेस ज्यादा मिलेगा मॉलिक्यूल्स को, एक दूसरे से अट्रैक्शन शो करने के चांसेस ज्यादा होंगे, ऐसे केसेस में वैन डर वाल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं? एज सरफेस एरिया इंक्रीजेस, as surface area increases, van der Waals force increases, van der Waals force increases, और van der Waals force बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी क्या आ जाएगा? इंक्रीमेंट। फाइनली देखिए भाई, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स में अगर H बॉन्ड आता है तो बहुत अच्छा होगा, और H बॉन्ड भी यूजुअली इंटरमोलिकुलर होना चाहिए। इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलेगा। बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। अगर एक मॉलिक्यूल पोलर है और एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ऐसे केसेस में जो पोलर मॉलिक्यूल होगा वहां पर पोलैरिटी की वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल भी हम देख ले। एक हमने ले लिया माना एग्जांपल साइक्लोपेंटेन, और एक हमने ले लिया एग्जांपल साइक्लोईथर का। तो यहां पर अगर हम देखें ये नॉन पोलर है और ये हमारे पास हम बात करें कैसा है? पोलर। सो नॉन पोलर के बजाय पोलर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्ड अगर है तो, एच बॉन्ड नहीं है तो पोलैरिटी देखिए, एक मॉलिक्यूल पोलर है एक नॉन पोलर है, तो पोलर वाले का बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली ज्यादा होगा। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब इसको देखो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे जाएगा। इसके लिए ये हम बात करेंगे फॉर होमोलॉग्स। होमोलॉग्स क्या होते हैं? सेम ही सीरीज के मेंबर जो CH2 से डिफर करते हैं, उनके लिए हम बात करें। सारे एल्केन का कंपैरिजन दे दें, सारे ही कंपाउंड अल्कोहल हो, ऐसे केसेस में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला देखेंगे। अब कैसे होगा? मैंने अभी बताया, as number of carbon atom increases, as number of carbon increases, molecular size increases, और molecular size increase होने से surface area increases, मोलिकुलर साइज इंक्रीज होने से सरफेस एरिया क्या होगा? इंक्रीज। और मैंने बताया था सरफेस एरिया इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज। सो एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज, एंड हेंस सरफेस एरिया बढ़ने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, वो बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे माना हमने बात की CH4, CH3, 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 CH2, CH3, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? मीथेन से ज्यादा इथेन, इथेन से ज्यादा किसका होगा? प्रोपेन। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस,
intermolecular force increases and hence boiling point will increase. नेक्स्ट एक लास्ट फैक्टर आता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। लेकिन अब इसको कब देखना है, इस वाले पॉइंट को मेनली हमें यही नहीं पता लगता कब कौन सा पॉइंट देखें। इसको तब देखेंगे अगर आइसोमर हो, और आइसोमर मतलब अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ जाए, जैसे ये है, नंबर ऑफ कार्बन एटम वेरी ना हो रहे हो, तो हम इसके ऊपर जाएंगे। क्यों? बिकॉज ब्रांच बढ़ने से एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस molecule gets spherical character, more molecule में ज्यादा spherical character आ जाएगा and hence surface area decreases, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट वैसे डिक्रीज होगा। आपको पता है स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कम होगा, और स्फीयर का सरफेस एरिया अगर कम होगा तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाएगा। बोलो क्लियर है? नोट कीजिए। एग्जांपल से इसको समझते हैं भाई। देखिए, माना ये मैंने एन पेंटेन लिया, और फिर हमने लिया आइसोपेंटेन, और देन हमने लिया नियोपेंटेन। आप खुद देखो, नंबर ऑफ कार्बन हमने तीनों केसेस में सेम लिए हैं। तीनों केसेस में कार्बन एटम सेम लेने से क्या होगा, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ रही है, इस मॉलिक्यूल को देखो, ये स्फीयर की तरफ ज्यादा कैरेक्टर लेके जा रहा है, और स्फीयर ज्यादा कैरेक्टर है इसके अंदर, स्फेरिकल कैरेक्टर ज्यादा होने से इसका सरफेस एरिया कम होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो एक बात याद रखिए, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो आप ब्रांचिंग पे जाइए। ब्रांचिंग बढ़ने से मॉलिक्यूल में स्फेरिकल कैरेक्टर आएगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। सो 4 पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन होगा। एच बॉन्ड है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एच बॉन्ड नहीं है, पोलैरिटी देखिए, एक नॉन पोलर एक पोलर, पोलर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अदरवाइज अगर होमोलॉगस सीरीज के मेंबर है तो आप नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए, जैसे जैसे कार्बन एटम का नंबर बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और लास्ट, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, आइसोमर है, तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी, मॉलिक्यूल में स्फेरिकल कैरेक्टर आएगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बोलो क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं भाई इसके ऊपर बेस्ड। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, इनके ऑर्डर्स को आप लिखने के लिए एक बार ट्राई कीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके जल्दी से कीजिए। अब इनको डिस्कस करते हैं भाई। फर्स्ट वाला है अल्कोहल, ये है हमारे पास एल्केन, और ये है हमारे पास ईथर। सो अगर इन तीनों को देखें, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, और इसमें एच बॉन्ड है। एच बॉन्ड होने की वजह से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का अगर जाएगा ऑर्डर, तो वो फर्स्ट आएगा, देन हमारे पास थर्ड आएगा, और उसके बाद सेकंड जाएगा। रीजन बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट वाले के अंदर क्या रीजन आएगा, एच बॉन्ड होगा। थर्ड वाले में क्या रीजन आएगा, पोलर है। मैंने बताया था सबसे पहले एच बॉन्ड देखिए, देन पोलैरिटी, और लास्ट वाला तो नॉन पोलर है। जो ये सेकंड वाला है, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, एसिड, क्या आएगा इसके अंदर? एल्केन तो नॉन पोलर है, सबसे पीछे आ गया। अब ये पोलर पोलर, यहाँ एच बॉन्ड। अब देखिए, यहाँ एच बॉन्ड नहीं होगा। एच बॉन्ड की क्या कंडीशन बताई थी? एच बॉन्ड तब बनेगा जब फोन से अटैच हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन से अटैच कोई हाइड्रोजन नहीं है। एच बॉन्ड की यहाँ बात नहीं करेंगे। एच बॉन्ड इसमें है और इसमें है, और ये माना जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, बिकॉज इसके साथ जो ये CO ग्रुप है, इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्ट्रेंथ है, और उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। तो इस वजह से यहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड बनेगा, यहाँ थोड़ा सा और कम मतलब एसिड के मुकाबले थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा एच बॉन्ड। ऑल्दो ठीक ठाक इसकी स्ट्रेंथ होती है, बट इसके मुकाबले स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है।
अब इन दोनों को देखें, H बॉन्ड तो नहीं है इन दोनों में, इसमें कैसे देखेंगे पोलैरिटी, यहाँ दो तरफ से डोनेशन मिल रहा है जिस वजह से ये ग्रुप ज्यादा पोलर है, और ज्यादा पोलर होने की वजह से एल्डिहाइड से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कीटोन का होगा। और एक बात देखिए, इसमें यहां पर मैंने मोलिकुलर मास नियरली सेम रखने की कोशिश की है। ये जो फैक्टर्स हम लगाते हैं ये तब अच्छे से एप्लीकेबल होते हैं जब मोलिकुलर मास सेम होगा, और आपको देगा भी वैसे ही। सो कंपैरेबल मास के अंदर एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा, कंपैरेबल होगा। कंपैरेबल मास में ये नॉन पोलर है सबसे कम, ये दोनों पोलर है, इसमें H बॉन्ड होगा और इसके अंदर H बॉन्ड होगा, और लेकिन इसके H बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ा दे, उस हिसाब से ऑर्डर आएगा। इन दोनों में पोलैरिटी, कीटोन मोर पोलर देन एल्डिहाइड। इन दोनों को देखो, इसकी तो डाइपोल मोमेंट ही 0 आई थी, ये फिर भी इसकी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आई थी, इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, ज्यादा पोलैरिटी होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नेक्स्ट, इन 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, वैलेंसी नहीं सेटिस्फाई किया भाई मैंने, वैलेंसी बाकी हाइड्रोजन से आप सेटिस्फाई खुद कर लेना, कार्बन की जो वैलेंसी है, मैंने ये यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं की है। देखिए 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, इसका ज्यादा H है, इसकी जो H बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होगी वो ज्यादा होगी, यहाँ पर H बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उससे कम होगी, और यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इसके पास H नहीं है तो H बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका 1 डिग्री अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। नेक्स्ट ये देखें एल्काइल हैलाइड डिफरेंट टाइप के, इनको अब हम कैसे देखिए, मोलिकुलर मास ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ज्यादा मोलिकुलर मास होने से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बिकॉज वैन डर वाल फोर्स वहां पर ज्यादा लगेगा, एक तरीके से हम कहेंगे। नेक्स्ट अगर इनको अल्कोहल को देखें तो देखो, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस force of attraction increases and hence boiling point increases। so ये ऑर्डर आ जाएगा भाई, नोट कीजिएगा। कुछ और एग्जांपल्स हैं भाई इसके ऊपर बेस्ड, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड, जल्दी से इनको सोल्व कीजिएगा, जल्दी से वीडियो को पॉज करके इनको सोल्व करो, फिर इनको डिस्कस करते हैं। सो अब इनको डिस्कस करते हैं। अभी देखिए, अगर यहां देखें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ज्यादा OH है, ज्यादा OH होने की वजह से क्या होगा, ज्यादा टेंडेंसी होगी H बॉन्ड बनाने की, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा, यहाँ और कम होगा। इन सबको देखें, एल्काइल हैलाइड है, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। नेक्स्ट वाला, ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है भाई कंपटीशन के अंदर। अगर अब हम देखें इनको, यहाँ पर क्या जाएगा, मोलिकुलर मास से हम कह सकते हैं मोलिकुलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी बात कहेंगे कि बढ़ेगी। इसमें दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनोल, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेगा और वो इंट्रामोलिकुलर, सो इंटरमोलिकुलर वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। रीजन आपको बताया था, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेगा तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। इन दोनों को देखो, अल्कोहल मैंने बताया ये दोनों के दोनों फोन से अटैच हाइड्रोजन है, H बॉन्ड ज्यादा आएगा, मतलब दोनों में H बॉन्ड आएगा, और H बॉन्ड आएगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी H बॉन्ड की वो ज्यादा होगी, बिकॉज जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन अटैच होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड H बॉन्ड की स्ट्रेंथ आएगी। यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से इसके द्वारा जो H बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। बोलो क्लियर है, स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड, ये रीजन आ जाएंगे, नोट कीजिए। कुछ और एग्जांपल्स हैं भाई इसके ऊपर, इनको जल्दी से ट्राई कीजिए। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दोबारा कहीं कोई बुक वगैरह या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हर क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। सो जल्दी से इनको सोल्व कीजिए। सोल्व कर लिया होगा भाई, अब इनको एक बार थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर
इनकी बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम देखें तो आप लोग खुद देखिए, इसके अंदर O से H अटैच है, इसमें N से H अटैच है, इसका मतलब यहाँ पर H बॉन्ड के चांसेस हैं। इन दोनों में कोई H बॉन्ड नहीं है, और स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड ऑक्सीजन वाला होगा तो सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट वाला, देन होगा हमारे पास थर्ड वाला। इन दोनों में H बॉन्ड है और इसका H बॉन्ड थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये दोनों के दोनों क्या है, पोलर है, इसकी पोलैरिटी भी ज्यादा है, और यहाँ पर बात करें क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा पोलर होने की वजह से यहाँ पर जो बात करेंगे हम सेकंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट में आ जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट देखिए, सेम टाइप का कंपाउंड है, सेम टाइप के कंपाउंड में क्या देखेंगे होमोलोगस सीरीज में, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस सरफेस एरिया इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ऐसे चला जाएगा तीनों एस्टर में। नेक्स्ट ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड। तो अब यहाँ देखो, जैसे जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री हुआ और 3 डिग्री हुआ, ब्रांचिंग बढ़ गई, और ब्रांचिंग बढ़ने से हमने कहा था ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसलिए ऑर्डर जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे कम। नेक्स्ट फिर से केस देखिए, अगर यहाँ देखें तो यहाँ फिर से ब्रांचिंग बढ़ रही है, और ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा है, मॉलिक्यूल में स्फेरिकल कैरेक्टर आता है, मॉलिक्यूल में स्फेरिकल कैरेक्टर आएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब ये लास्ट वाला केस, ये दोनों तो नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यहाँ पर बात करें H बॉन्ड ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ये। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों के अंदर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा आएगा, इसका, ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। 6 कार्बन है और ब्रांच बड़ी है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ऑर्डर क्या जाएगा यहाँ पर, लास्ट वाले केस के अंदर अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जाएगा हमारे पास, सबसे कम होगा सेकंड वाले का, सेकंड से ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट का, देन होगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ऑर्डर चला जाएगा भाई, सबसे कम सेकंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ। ये थे भाई, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए भाई, एक और केस है, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अलग अलग लगाए हुए। इसका क्या मतलब है, तो ये कंपाउंड फ्लोरोबेंजीन है, देन क्लोरोबेंजीन, देन ब्रोमोबेंजीन, देन आयोडोबेंजीन। सो मैंने बार बार बेंजीन नहीं बनाया, तो एक बार फ्लोरीन, एक बार क्लोरीन, एक बार ब्रोमीन, एक बार आयोडीन, ऐसे है 1 2 3 4 दे दिया। सो बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ ऑर्डर क्या जाएगा, 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 4। रीजन क्या है, जैसे जैसे मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ेगी। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट एक जनरल ऑर्डर और लिख लो, जनरल बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। क्या जाता है जनरल बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, सबसे ज्यादा आता है भाई अमाइड का RCuNH2, उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो अभी हमने पढ़ लिया, अच्छी खासी H बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अल्कोहल आया, इसमें भी H बॉन्ड होगा रीजन, बट इससे थोड़ा वीक होगा। देन एल्डिहाइड कीटोन आ रहे थे पोलर नेचर की वजह से, और एल्डिहाइड कीटोन में मैंने बताया था कीटोन ज्यादा पोलर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। देन हमारे पास एल्डिहाइड आ जाएगा RCHO। इसके बाद आता है भाई एल्काइल हैलाइड RX। देन हमारे पास आएगा ईथर ROR, और लास्ट में आते हैं हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जनरल एक ये ऑर्डर और आप लोग याद रख ले तो बेटर रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छी खासी H बॉन्ड, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अमाइड का, ये एक अलग से आप याद रख लेना। ये ऑर्डर मैंने बता दिया, अच्छी खासी H बॉन्ड, थोड़ी सी वीक H बॉन्ड इसके मुकाबले। ये दोनों पोलर हैं लेकिन इसकी पोलैरिटी ज्यादा है तो ज्यादा अच्छा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इसका थोड़ा कम। देन एल्काइल हैलाइड, देन ईथर, और हाइड्रोकार्बन तो नॉन पोलर होते ही हैं, सो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। इन जनरल ये जो ऑर्डर है। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी आती है भाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सेम बॉइलिंग पॉइंट की तरह इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करेगा। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आएगा। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स किस पे डिपेंड करेगा,
इंटरमोलिकुलर फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। सो मेल्टिंग पॉइंट को भी हम यही कह सकते हैं, इट विल ऑल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। जितना ज़्यादा मोलिकुलर मास होगा उतना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा, तो उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आएगा। नेक्स्ट आता है वही सेम पॉइंट, इट इज ऑल्सो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जैसे पीछे बताया था, क्या था भाई, और ब्रांचिंग वाले को किसके लिए लेते हैं हम, फॉर आइसोमर्स के लिए चेक करते हैं। आइसोमर वाले पॉइंट में इसको चेक करेंगे। अगर आइसोमर है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में बड़ा बताया था, आइसोमर के लिए क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ेगी मॉलिक्यूल में स्फेरिकल कैरेक्टर आएगा, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होगा, कम। और कम सरफेस एरिया होने की वजह से हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या आएगा, कम हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज पैकिंग। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग। जितनी बेटर पैकिंग होगी, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होगा, उतना अच्छे से अपनी लैटिस के अंदर पैक होगा, और ज्यादा अच्छे से पैक होने से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। अब देखो ये पॉइंट क्यों आया है, बिकॉज मेल्टिंग का क्या मतलब है, मेल्टिंग पॉइंट का सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में उसको चेंज करना। सॉलिड के अंदर वो अपनी लैटिस में बैठा होगा, और लैटिस में जितने अच्छे से वो पैक होगा, उतनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हमें हीट देनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा उसकी पैकिंग को तोड़ने के लिए। सो जितनी बेटर पैकिंग होगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आएगा। सो ये पैकिंग वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है मेल्टिंग पॉइंट के अंदर। और पैकिंग अब कैसे बताएंगे हम, इसके अंदर यहाँ लिख लो आप, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैव। अगर सिमेट्री होगी, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैव बेटर पैकिंग and hence high melting point and hence high melting point। एक एग्जांपल देखते हैं भाई इसके ऊपर बेस्ड। माना हमने लिया एन पेंटेन, उसके बाद लिया हमने आइसोपेंटेन, और एक हमने लिया नियोपेंटेन। अगर इन तीनों स्ट्रक्चर्स को देखें, इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या जाता था, इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जाता था 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, बिकॉज जैसे जैसे ब्रांच बढ़ रही थी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता था। सो मेल्टिंग पॉइंट का भी सेम ऑर्डर आना चाहिए था, बट ये वाला जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा सिमेट्रिक है। वैसे ऑर्डर क्या आना चाहिए इसका मेल्टिंग पॉइंट का, हम अगर सिमेट्री ना कंसिडर करते तो आना चाहिए था 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। बट ऐसे केस में क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्री होने की वजह से इसके अंदर अगर हम कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या ये होगा, नहीं, मेल्टिंग पॉइंट का जो एग्जैक्ट ऑर्डर आएगा दैट विल बी 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2। तो आप सिंपल कीजिए, जो ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का है वो ऑर्डर लिखिए, उसमें जो स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है, जिसके अंदर सिमेट्री है, उसको सबसे आगे पटक दीजिए, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। ये इसको चारों तरफ से देखो, बिल्कुल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। सो सिमेट्री एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करने में। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वीसी के ऊपर बेस्ड। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसको एक बार ट्राई करो। अगर आप इसमें देखो तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, डाइपोल मोमेंट इसकी ज़्यादा, इसमें पोलैरिटी ज़्यादा, इसमें पोलैरिटी और कम, और इसमें और कम होनी चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे कम होना चाहिए था, बट इसके अंदर सिमेट्री होने की वजह से मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, और सिमेट्री होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जाएगा वो सबसे ज़्यादा आ जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या जाएगा, थर्ड का सबसे ज़्यादा होगा, देन फर्स्ट आएगा, देन सेकंड आएगा, ऐसे ऑर्डर जाएगा। इसका थर्ड का रीज़न क्या है, सिमेट्री। सो याद रखिए, मेल्टिंग पॉइंट निकालते टाइम सिमेट्री एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है, इसमें सिमेट्री होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे इन दोनों केसेस को देखो, ये हमारे पास सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था, ट्रांस का कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। रीज़न क्या होता है, ये पोलर ज़्यादा है सिस।
ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट अगर हम उस वे से सोचते तो सिस का ज्यादा आना चाहिए, बट मेल्टिंग पॉइंट में मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, दैट इज सिमेट्री। और सिमेट्री अगर आप यहां देखोगे तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ये ट्रांस वाला है। हमेशा याद रखना सिमेट्री वैसा स्ट्रक्चर के अंदर सिमेट्री मानी जाती है जिसमें जो ग्रुप है वो अपोजिट साइड आए, दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। यहां पर इस तरीके से जो आएगी पैकिंग बड़ी अच्छी होगी। सो यहाँ पर जो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट विल बी सिस से ज़्यादा होगा ट्रांस का। रीजन क्या होगा, सिमेट्री। इसके अंदर सिमेट्री आएगी, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा जाएगा। अब एक एल्केन के अंदर एक ऑर्डर आता है, ये ऑर्डर देखिए, ये आपको याद रखना चाहिए। एल्केन के अंदर ऑड कार्बन से इवन कार्बन की तरफ जाते हैं, जैसे C3 से C4 की तरफ जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट नो डाउट इंक्रीज होगा, बिकॉज मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। मोलिकुलर मास इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीज बहुत ज़्यादा है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीज इतना ज़्यादा है एक कार्बन पे, लेकिन इवन से ऑड जाएंगे, C4 से C5 जाएंगे, बढ़ेगा तो सही बट बहुत कम बढ़ेगा। फिर ऑड से इवन जाएंगे, ज़्यादा बढ़ेगा, फिर इवन से ऑड जाएंगे, कम बढ़ेगा। तो बिकॉज इवन कार्बन वाले जो स्ट्रक्चर हैं, एल्केन है, उसके अंदर सिमेट्री होगी, और सिमेट्री होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जो थोड़ा इंक्रीज आना चाहिए तो वो इंक्रीज यहां पर ज्यादा है। करूंगा आप लोग इसका ना एक ऑर्डर ही याद रख लें। ऑर्डर क्या है, C3H8, उससे ज्यादा CH4, उससे ज्यादा C2H6, देन C4H10, C5H12, ऐसे। अब आप इस ऑर्डर को अगर एक देखें तो ये जो प्रोपेन है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। रीज़न क्या है, CH4 और C2H6 ये थोड़े से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं, और सिमेट्री होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट इस ओड कार्बन वाले से एक्सेप्शनली ज़्यादा चला जाएगा। आगे क्या ऑर्डर जाएगा, आगे ये होगा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से बढ़ेगा तो जरूर, जैसे C4 से C5 गया, C4 से C5 जाने पे क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन बढ़े हैं, मोलिकुलर मास बढ़ा है, मेल्टिंग पॉइंट तो नो डाउट बढ़ेगा ही, बट वो इंक्रीज उतना नहीं आएगा जितना C5 से C6 में आएगा। अगर आगे भी अगर आप कंटिन्यू करें तो आप ये भी लिख सकते हैं C6H14। सो जितना ओड कार्बन, इवन कार्बन से ओड कार्बन में इंक्रीज आएगा वो कम होगा, उससे ज़्यादा इंक्रीज, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज ओड से इवन की तरफ जाते हुए होगा। बट ये एक एक्सेप्शन याद रखना है C3H8 का, बिकॉज CH4 और CH4 में सिमेट्री कैसे होगी, CH4 में सिमेट्री यूजुअली नियोपेंटेन जैसी होगी कि चारों तरफ हाइड्रोजन होंगे, बिल्कुल सिमेट्रिक, और C2H6 इवन कार्बन वाला है, वैसे ही सिमेट्रिक होगा। और इनका CH4 और C2H6 का तो नियरली सेम ही मेल्टिंग पॉइंट होता है। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप इसको याद रख लें, अदरवाइज आप ये ऑर्डर तो जरूर याद रखें कि ओड से इवन की तरफ अगर आप जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा इंक्रीज होगा और इवन से ओड की तरफ इंक्रीज कम आएगा। सो ये था भाई हमारा मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड। ऑल्दो मेल्टिंग पॉइंट को थोड़ा कम पूछता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे बॉइलिंग पॉइंट है या फिर सोलिबिलिटी है, जिसको अभी हम करेंगे। सो नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी आती है अभी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोलिबिलिटी। और ये सोलिबिलिटी इन वाटर में बात करेंगे जब तक कोई सोलवेंट मेंशन नहीं करता। तो सोलिबिलिटी हमें जैसे कि पता है कि लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक मीन्स पोलर पोलर में डिजोल्व होना पसंद करेगा, नॉन पोलर में। पोलर में क्या आ जाएंगे, वाटर, अल्कोहल। नॉन पोलर में क्या आ जाएंगे, बेंजीन, CCl4, ये सब नॉन पोलर में आ जाएंगे। तो देखिए वाटर प्लस अल्कोहल पोलर में है तो ये सोल्यूबल होगा। CCl4 प्लस बेंजीन नॉन पोलर हैं तो भी सोल्यूबल होंगे, बिकॉज नॉन पोलर ये दोनों कैसे हैं, नॉन पोलर। अब देखिए वाटर में बेंजीन में वाटर डालें सो ये इनसोल्यूबल होगा। रीजन क्या है, बेंजीन नॉन पोलर है और वाटर पोलर है। CCl4 नॉन पोलर हुआ और अल्कोहल पोलर हुआ तो ये भी इनसोल्यूबल है। सो लाइक डिजोल्व लाइक फिनोमिना के ऊपर इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें आता है एक सोलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल। सोलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर अल्कोहल की बात करें, इसमें ROH है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज हाइड्रोफिलिक, बिकॉज ये पोलर है।
हाइड्रोफिलिक। और जो ये एल्काइल पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट मैंने अभी बताया क्या कैसे होते हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक। फोबिक का क्या मतलब है, वाटर से दूर जाएंगे ये, और हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे। सो अब एक बात देखिए, ये वाला पार्ट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, आर पार्ट, सोल्यूबिलिटी उतनी कम होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, एज साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज, बिकॉज हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हम कहें CH3OH, देन CH3CH2OH, देन CH3CH2CH2OH। अगर इसकी सोल्यूबिलिटी की बात करें, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से क्या होगा, एल्काइल पार्ट बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ने से सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से सोल्यूबिलिटी यहाँ पर कम होगी, ये आ जाएगा ऑर्डर। इसी के बजाय इसी के अंदर एक ब्रांचिंग वाला केस करते हैं। मना यहाँ पर देखिए, ये अल्कोहल लिया हमने ब्यूटेनॉल, और इसमें अब ब्रांच लगा दी, और ये वाला फिर एक और अल्कोहल ले लिया, मतलब ऑफ कार्बन तो सेम है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें स्फेरिकल करैक्टर बड़ा है और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है कम। इसका मतलब क्या है, एल्काइल पार्ट छोटा हुआ है। यहाँ एल्काइल पार्ट छोटा होने से क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पोर्शन कम हो गया है, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। सो ये सोल्यूबिलिटी वाला जो यहाँ ट्रेंड जाएगा, ये अपोजिट जा रहा है इन कंपैरिजन टू मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ क्या कह रहे हैं, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज क्या होगा, नॉन पोलर पार्ट डिक्रीजेज, तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीजेज। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे ब्रांच बढ़ रही है, ब्रांच बढ़ने से क्या बताया था मैंने, स्फेरिकल करैक्टर आएगा। स्फेरिकल करैक्टर, स्फीयर का सरफेस एरिया कम है, एल्काइल पार्ट छोटा हुआ है, एल्काइल पार्ट छोटा होने से सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, बिकॉज एल्काइल पार्ट इज नॉन पोलर। बोलो क्लियर है, नोट कीजिएगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं भाई मैंने, इनको एक बार जल्दी से ट्राई कीजिए। यहाँ से यहाँ सोल्यूबिलिटी अगर बात करें, हाइड्रोफिलिक पार्ट बढ़ रहे हैं, OH हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना, मैंने क्या बताया था, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी कमेगी, हाइड्रोफिलिक पार्ट का नंबर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ OH का नंबर देखो, OH इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट का नंबर बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी विल इंक्रीज। इनको देखिए नेक्स्ट, इसमें देखिए हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बढ़ रहा है, मतलब नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा, नॉन पोलर पार्ट बढ़ने से सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सो यहाँ पर सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी, बिकॉज नॉन पोलर पार्ट। सो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बढ़े, सोल्यूबिलिटी कम होगी, लेकिन अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप का नंबर बढ़े तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट को देखो, इसको अगर हम 1 मार्क कर दें, इसको 2 मार्क करें, ये 3 और ये 4, क्या ऑर्डर आएगा, ये दोनों वाटर के साथ बड़ी अच्छी H बॉन्ड बना सकते हैं। तो बॉइल जो सोल्यूबिलिटी इन वाटर आएगी, 1 सबसे ज़्यादा, देन 2, उसके बाद क्या है, ये पोलर होता है CHO, तो ये 4th वाला आएगा, और सबसे कम सोल्यूबिलिटी होगी 3rd की, CH3 ग्रुप के, बिकॉज CH3 ग्रुप कैसा है, नॉन पोलर एक तरीके से है, और नॉन पोलर होने की वजह से सोल्यूबिलिटी सबसे कम होगी। इसका मतलब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि बेंजीन के ऊपर एक बार COH हो, दूसरा फिनोल हो, OH ग्रुप हो बेंजीन पे, तीसरा टोल्यूइन हो, और चौथा बेंजल्डिहाइड स्ट्रक्चर हो। ऐसे केस में बेंजोइक एसिड की सबसे ज़्यादा सोल्यूबिलिटी आएगी वाटर में। नेक्स्ट ये दोनों केस देखो, ये हमारे पास सिस हो गया और ये हमारे पास है ट्रांस। अब हम बता चुके हैं कैसे निकालोगे सोल्यूबिलिटी। सिस ज़्यादा पोलर होता है बिकॉज डाइपोल मोमेंट ज़्यादा थी, इसकी ट्रांस की डाइपोल मोमेंट 0 थी। यहाँ ज़्यादा पोलर होने की वजह से वाटर के अंदर जो सोल्यूबिलिटी होगी वो फर्स्ट की ज़्यादा होगी। सो ऑर्डर क्या जाएगा, 1 विल बी ग्रेटर देन 2 बिकॉज मोर पोलर आर सोल्यूबल, मोर सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट वाले में देखो, अगर इसको 1 करें, इसको 2 करें, इसको 3 करें, इसको 4 करें,
देखना सोल्व करने का तरीका देखना। ऐसे केसेस में जब एक से ज़्यादा 3-4 स्ट्रक्चर दिए हुए हो, जो सबसे कम सोल्यूबल हो और जो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल हो, उनको ज़रूर लिखो सबसे पहले। देखो इसमें एक OH ग्रुप है, इसमें 2 OH ग्रुप हैं, अगले वाले में हमारे पास हम बात करें 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, तो मतलब 1 वाले की सोल्यूबिलिटी सबसे कम होगी, बिकॉज नंबर ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या है, सबसे कम। अब ये 3 बच गए। 3 में ये अपने अंदर ही अंदर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनाएगा, तो वाटर के साथ इतना खास पसंद नहीं करेगा। ये वाला बड़े अच्छे से H बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ। सो सबसे कम कौन होगा इन तीनों में, सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। सो इस बेसिस पे हम सोलिबिलिटी इन वाटर एक्सप्लेन कर देंगे। सो ये डिफरेंट केसेस थे भाई सोलिबिलिटी के। तो भाई हमारी कंप्लीट ऑर्गेनिक की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो ख़त्म होती हैं। कोई भी क्वेश्चन अब इनसे बाहर नहीं आएगा। जितनी भी मैक्सिमम वेराइटीज़ थी वो सारी मैंने यहाँ एग्जाम्पल से कवर करा दी हैं। सो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोज़ की मिलती रहें। और किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके भाई, थैंक यू।